बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी क्या होती है, सबसे पहले तो आपको वो पता होना चाहिए। बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, जीवों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अच्छा, तो सर इसके पिताजी कौन थे? इसके पिताजी या फादर है वो कौन थे? बायोलॉजी के पापा की बात करते हैं हम अब। फादर है वो है अरस्तु, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एरिस्टोटल। तो सर ये नाम है या कोई परिभाषा है? अरे अरस्तु वैज्ञानिक था, उसको इंग्लिश वैज्ञानिक मतलब इंग्लिश में यूके में एरिस्टोटल कहा जाता है। इसके पुत्र पुत्रियां कितनी है? अब देखो बायोलॉजी की कई शाखाएं हैं, बायोलॉजी की कई शाखाओं में दो मुख्य शाखाएं हैं। बायोलॉजी है, मैं कह रहा हूं ये है आपकी बायोलॉजी। इस बायोलॉजी की मुख्य शाखाएं दो है, एक आती है बॉटनी, एक आती है जूलॉजी। इसको हम कहते हैं पादप विज्ञान, जिसमें किसका अध्ययन करेंगे हम? पादप का अध्ययन करते हैं, पादपों का अध्ययन करेंगे। और जंतु विज्ञान, जूलॉजी को कहा जाता है क्या? जंतु विज्ञान। इस जंतु विज्ञान में हम किनका अध्ययन करते हैं? जंतुओं का अध्ययन करेंगे। किनका अध्ययन करेंगे? जंतुओं का अध्ययन करेंगे। अब इनके पापा जी कौन है? बॉटनी के पापा बोले तो फादर कौन है? इसके पापा थे थियोफ्रेस्ट्स, थियोफ्रेस्ट्स। अच्छा, और जूलॉजी जो है इसके पापा या इसके फादर जो है वो कौन है? जूलॉजी के फादर है वो वही है कौन? अरस्तु ही है। जो बायोलॉजी का पिता है वो जूलॉजी का पिता है। ठीक है। फादर ऑफ बायोलॉजी इज इक्वल एरिस्टोटल एंड फादर ऑफ जूलॉजी भी कौन है? अरस्तु या एरिस्टोटल। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें हम पॉइंट वाइज अलग अलग टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, आज बॉटनी का एक चैप्टर लगता है सेल बायोलॉजी। क्या लगता है? सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी क्या होती है? जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? कोशिका का अध्ययन करेंगे हम। कोशिका का अध्ययन करते हैं सेल बायोलॉजी में। सेल बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, यही टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं आज, जो आपकी 11th की एनसीईआरटी का 8वां चैप्टर है, कोशिका की संरचना व कार्य। ठीक है। सेल बायोलॉजी के बारे में इतना पता रखना, इसका अध्ययन है वो साइटोलॉजी में किया जाता है। किसमें किया जाता है? साइटोलॉजी में। इसकी शाखा है, बायोलॉजी की एक शाखा है, जैसे बॉटनी जूलॉजी है, ऐसे बॉटनी की फिर शाखा होती है साइटोलॉजी, जिसमें सेल बायोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। तो सेल बायोलॉजी का साइटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, अध्ययन करते हैं। ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब देखो, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या? सेल बायोलॉजी। क्या करने वाले हैं दोस्तों? सेल बायोलॉजी। क्या होती है सेल बायोलॉजी? कैसे कैसे ऑर्गन्स होते हैं इसमें, क्या क्या होता है इसके बारे में बिल्कुल सब कुछ अध्ययन करेंगे। आपको एक भी सवाल बाहर से नहीं आने देंगे दोस्तों। मेरा फंडा ये रहता है कि हम आपको चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे, उसके बाद में हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे। उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, जो मैं पढ़ रहा हूं, जो सर पढ़ा रहे हैं, वो पीछे के एग्जामों में आया है तो आगे की में भी आएगा। इसमें कोई दो राय की बात है नहीं है। ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी? सेल बायोलॉजी की। सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में सबसे पहले मैं बात करूं सेल या कोशिका की। क्या होती है कोशिका? सेल या कोशिका क्या होती है दोस्तों? मैं अगर आपसे कहूं कि आप जिस कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, उस कमरे का निर्माण किनसे हुआ है? आप करोगे ईंटों से, पत्थरों से,
कंकड़ से, इन सब से हुआ है। मैं कहूं आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे में एक ऐसी चीज का नाम बताओ जो सभी जगह पाई जा रही है, मतलब उस कमरे के हर एक हिस्से में वो चीज है, तो मैं कहूंगा ईंट है। आपका कमरा जिस तरीके से ईंटों का बना है, मतलब ईंट एक जैसी संरचना, एक जैसी संरचना, एक जैसी संरचना जो आपस में मिला करके क्या बन जाती है, क्या बन जाती है, दीवार बन जाती है। एक जैसी संरचनाएं आपस में मिल करके क्या बना लेती है, दीवार बना लेती है। उसी प्रकार हमारा शरीर भी कुछ ईंटों से बन के बनता है, उस ईंट को कहते हैं कोशिका। उस ईंट को क्या कहते हैं, कोशिका। मतलब हमारा शरीर कई प्रकार की, एक नहीं दो नहीं अरबों कोशिकाओं से मिलकर बनता है, और उन सब कोशिकाओं की संरचना और उनकी क्रिया एक जैसी होती है। जैसे संरचनात्मक व क्रियात्मक रूप से इसीलिए कहा गया कोशिका किसकी इकाई होती है, कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। देखो कोशिका को क्या कहा गया है, शरीर की संरचनात्मक, शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द बॉडी इज इक्वल सेल। ओके, सेल है शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। क्यों होती है, देखो यार हमारा शरीर एक ही प्रकार, मतलब कोशिका, सभी कोशिका, यहां भी कोशिका है, यहां भी कोशिका है, यहां भी कोशिका है, यहां भी कोशिका है, हर जगह एक ही कोशिका है, हर जगह क्या है, कोशिका है, एक जैसी है भाई। उनकी अंदर एक्टिविटी जो होती है वो एक जैसी होती है, उनके अंदर जो उपापचय क्रियाएं होती है, रासायनिक भौतिक क्रियाएं होती है, वो एक जैसी होती है, इसलिए बोला है क्रियात्मक। सभी कोशिका में रेस्पिरेशन हो रहा है, सभी कोशिका में उपापचय हो रहा है, सभी कोशिका में एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म सब कुछ सेम हो रहा है, काम अलग अलग हो रहा है। अरे कोशिका के अंदर एटीपी बन रहा है, सब में बन रहा है ना, सब में बन रहा है, सब में शोषण हो रहा है, सब में कार्बोहाइड्रेट जा रहा है, सब में कार्बोहाइड्रेट टूट रहा है, क्या बन रहा है, सब में क्या चल रहा है, ग्लाइकोलाइसिस चल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके अंदर क्रेब्स साइकिल चल रहा है, एटीएस चलेगा, सब में हो रहा है ना, हर एक प्रकार की कोशिका में हो रहा है ना हमारी बॉडी में, इसलिए उसको बोला है संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। आप लोगों ने रट रखा है इसको, शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका। अरे क्यों, ऐसे सोचो क्यों, आखिर हमने ये लाइन क्यों पढ़ी है, क्यों शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक इसलिए होती है क्योंकि हमारा पूरा शरीर कुछ एक ऐसी संरचना है जिससे पूरा शरीर बना हुआ है। उस कोशिका को अगर मिलाते जाओगे, एक ऐसी संरचना है जिससे पूरा शरीर बना है, मतलब उसके एक दूसरे से मिलाते जाओगे तो पूरा शरीर बना है, और उन सब का कार्य है वो एक दूसरे से मिलता है, उन सब में एक ही प्रकार का कार्य हो रहा है, उन सब में एक ही प्रकार की भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया चल रही है, इसलिए उसको बोला क्रियात्मक इकाई। और समझ में आ गई होगी अब तो भाई। अब देखो ये तो चलो ठीक है, बात हो गई। अब मैं बात कर रहा हूं कि खोज की, इसकी जो खोज थी वो किसने की थी। खोज सर्वप्रथम सबसे पहले मर्त कोशिका खोजी गई। सबसे पहले मर्त कोशिका खोजी गई। क्या खोजी गई दोस्तों, मर्त कोशिका खोजी गई। अच्छा, तो मतलब जीवित कोशिका नहीं खोजी गई थी सबसे पहले, सबसे पहले मर्त कोशिका कब खोजी गई थी, 1665 में। किसने खोजी थी, किसने खोजी थी, रॉबर्ट हुक ने। अरे किसने खोजी थी, रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले सर्वप्रथम मर्त कोशिका खोजी गई थी। अब वो किसमें खोजी थी, 1665 में किसने खोजी, रॉबर्ट हुक ने खोजी। किसमें खोजी, बोल रहा है ओक। क्या है ये ओक, एक पादप है। इस पादप का साइंटिफिक नेम होता है क्योरकस सबटिलिस। इस ओक पादप में यानी क्योरकस सबटिलिस में क्या खोजा गया था, कोशिका, मर्त कोशिका। अच्छा, तो पादप है तो फिर मर्त कैसे हुआ, उस पादप कोशिका की छाल में, उस पादप की किसमें, कोर्क, या कोर्क का जो फेलम वाला भाग होता है, फेलम का मतलब ये किसका भाग होता है,
छाल का भाग होता है। किसका भाग होता है? फेलम में छाल का भाग होता है। उसके अंदर कोर्क यानी ओंक का जो कोर्क वाला भाग होता है, फेलम जो छाल का बाहरी भाग होता है, उसके अंदर मर्त कोशिका में, उसके अंदर रॉबर्ट हुक ने मर्त कोशिका को खोजा था। क्योंकि आपने एनाटॉमी में पढ़ा है कि सर फेलम या छाल जो होता है उसके अंदर जीव द्रव्य और केंद्रक नहीं होते हैं। मतलब मर्त कोशिका क्यों थी? क्योंकि ये जो कोर्क या छाल होती है ये कैसी होती है? मर्त होती है। मर्त क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर केंद्रक एब्सेंट, जीव द्रव्य एब्सेंट, केंद्रक और जीव द्रव्य उसमें नहीं पाया जाता है, इसलिए वो क्या होती है? मर्त होती है। किसने बताया था ये? ओंक पादप में। किसने बताया था? रॉबर्ट हुक ने। कब बताया था? 1665 में। इसलिए कह दिया सर्वप्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक ने मर्त कोशिका की खोज की थी। किसमें की थी? ओंक पादप क्योरकस सबटिलिस में की थी। उसके भी किसमें? कोर्क में। जैसे मान लो एक पेड़ होता है, ये क्या था? वही ओंक था, ये ओंक था। इसका यहां से मैं काट लाया क्या? बार्क। यहां से काट के ले जा रहा हूं मैं क्या? छाल या बार्क। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है? ये कोर्क या फेलम दिख रहा है। अरे बात समझ में आ गई क्या? अरे बोलो या सुनो, इतनी बात क्लियर है? अच्छा ठीक है सर। मर्त कोशिका की खोज कर दी रॉबर्टसन ने। अब हमें तो ये बताओ जीवित कोशिका